नमस्कार, मैं दीपक चौरसिया। हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम खुली बहस कर रहे हैं जेएनयू के मुद्दे पर। सवाल ये उठता है कि क्या जेएनयू में 9 फरवरी को जो कुछ हुआ वो राष्ट्रद्रोह के दायरे में आता है? इस पर पूरे देश में एक बड़ी बहस चली हुई है। जेएनयू के बारे में कई तरह की बातें भी सामने आ रही है। मैं मानता हूं कि जेएनयू एक महान इंस्टीट्यूशन है। किसी भी घटना के आधार पर किसी भी इंस्टीट्यूशन के चरित्र को निर्धारित नहीं किया जा सकता। हम कहते हैं कि एक फ्रिंज घटना थी, यानी एकाएक हुई एक ऐसी घटना जिसका मेन स्ट्रीम के छात्रों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये मसला जिस तरह से बना, जिस तरह से उठा, उसने पूरे देश का ध्यान इसकी ओर खींच लिया है। क्या जेएनयू में जो कुछ हो रहा है वो सही है? क्या जेएनयू में वाकई विचारधाराओं का टकराव है? खुली बहस नहीं है, विचारधाराओं का वहां पर टकराव है। खुली बहस की कोई खिलाफत नहीं करता, लेकिन क्या देश विरोधी नारे लगाने को भी देशभक्ति के दायरे में माना जाएगा? यह भी एक बड़ा सवाल है। और इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे कि जेएनयू में क्या होता है। क्या वहां पर राइट विंग के छात्रों को हिकारत की दृष्टि से देखा जाता है और लेफ्ट विंग के छात्र अपना विरोध करने पर ही उत्तेजित हो जाते हैं? वहां लेफ्ट की चलती है या फिर राइट विंग के लोगों की चलती है? आखिर जेएनयू में इस तरह की परंपरा कैसे पड़ी? और यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि जेएनयू के अंदर, जहां पर पूरे देश के क्रीम बच्चे पढ़ने आते हैं, जो एक सब्सिडाइज्ड इंस्टीट्यूट है और जहां पर सिर्फ और सिर्फ टैलेंट के आधार पर ही आप इस तरह का एडमिशन पा सकते हैं, वहां पर इस तरह के हालात क्यों बने? क्या इसके पीछे भी कोई राजनीति है या इसके पीछे कोई और रणनीति? इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ लेफ्ट विंग के छात्र मौजूद हैं, हमारे साथ राइट विंग के छात्र मौजूद हैं। लेफ्ट विंग के जो तमाम छात्र हैं वो लेफ्ट की जितनी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है उससे निकल कर आते हैं। हमारे साथ वलीउल्लाह खान साहब हैं जो कि नेशनल प्रेसिडेंट है एआईएसएफ के। हमारे साथ रोशन सचान साहब हैं जो कि एआईएसएफ से जुड़े हैं। हमारे साथ विक्रम सिंह हैं जो स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया से जुड़े हैं और हमारे साथ सुनंद हैं जो कि स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया से जुड़े हुए हैं। राइट विंग यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो कि भारतीय जनता पार्टी की छात्र संगठन है, उससे हमारे साथ हैं सौरभ शर्मा जो कि ज्वाइंट सेक्रेटरी है जवाहरलाल नेहरू स्टूडेंट यूनियन के एबीवीपी की तरफ से। हमारे साथ है पंकज श्रीवास्तव जो कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से है। हमारे साथ ललित पांडे जो कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से है और अभिजीत द्विवेदी। ये 4 लोग हमारे साथ हैं। तो 4 वर्सेस 4 होगा। किसी भी तरह का कोई मिस बैलेंस यहां पर, जिसको कहते हैं कि अनबैलेंस्ड व्यू यहां पर नहीं है। हम ये चाहेंगे कि दोनों को समान समान वक्त मिला है, इसीलिए कुछ सवालों में एक पक्ष को 2 मिनट मिलेगा, दूसरे पक्ष को भी 2 मिनट मिलेगा और कुछ सवालों में 1 मिनट एक पक्ष को मिलेगा तो दूसरे पक्ष को भी 1 मिनट मिलेगा। टीम में कोई भी डिसाइड कर सकता है कि सवाल का जवाब कौन देना चाहता है। बहस की हम शुरुआत करते हैं। आपको जितना वक्त निर्धारित किया गया है उसके बाद एक बजर बनेगा और बजर बजने के बाद आपको अपनी बात तुरंत रोक देनी है ताकि डिबेट हाथ से पूरी तरह से निकल ना जाए। मैं कोशिश करूंगा कि लोग एक दूसरे पर ना बोले। मेरे विचार मेरे मन के अंदर रहेंगे। मेरा काम सिर्फ इस कार्यक्रम का संयोजन करना है। शुरुआत करते हैं हम इस बहस की और सबसे पहले मेरा पहला सवाल लेफ्ट विंग के लोगों से, आप में से कोई भी इसका जवाब दे सकता है। क्या जेएनयू में 9 फरवरी को जो कुछ हुआ, 9 फरवरी की शाम को, वो देश विरोधी नहीं था? आप में से कौन जवाब देगा? और आपका टाइम शुरू होगा आपके बोलने के साथ। जेएनयू में जहां तक जेएनयू की सारा मंजर हमारे सामने है, देखिए कोई उससे भाग नहीं सकता। जेएनयू में क्या हुआ है, लगातार उसके ऊपर एक जांच पड़ताल जारी है, उसका मुकदमा भी कोर्ट में जारी है और उसको कोर्ट तय करेगी कि जेएनयू में उस 9 की रात में हुआ क्या था। लेकिन हम इस बात की निंदा करते हैं, वहां पर कुछ देश के विरोध में नारे लगाए गए तो हम उसको निंदा करेंगे। इस देश के अंदर देश के खिलाफ नारों को कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता, ना हम लेफ्ट कभी किए हैं और ना आगे कभी करेंगे। और बात जाहिर सी है कि 9 के दिन रात में कौन थे जो देश के खिलाफ जो राजनीति कर रहे थे, देश के खिलाफ जो देश के द्रोही के नारे लगा रहे थे, उनको मंजर आम पे लाना जरूरी है। और वो लोग जो बाहर से आए थे कि अंदर थे, जिस तरह से हम पूरा देखते हैं यहाँ पर के पूरा मंजर सामने है कि हमने जिस तरह से पुलिस की कार्रवाई को भी देखा और अदालतों की कार्रवाई को भी देख रहे हैं, जिस तरह से कल
अदालत में कार्रवाई है जो कन्हैया के खिलाफ कोई सबूत बता नहीं सक रही है, अदालत पुलिस नहीं बता सक रही है, पूरा मंजर हमारे सामने है। लेकिन इसके अंदर जो लोग ये नारे लगाए थे वो कौन है और कहां चले जाते हैं, और ये पुलिस भी नहीं बता पा रही है कि आज तक वो लोग कौन है। और मासूम कन्हैया जो बेकसूर था, जो जेएनयू का प्रेसिडेंट था, उसको इसका साजिश का हिस्सा बनाया गया और उसे जेल में बंद कर दिया गया। हम ये चाहते हैं कि क्या हुआ था उस दिन रात में, ये पूरा मंजर यहाँ की दिल्ली की पुलिस और खासतौर ये सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत राजनाथ सिंह ने जिस तरह से 9 के वाकये को लेकर जिस तरह से फेक न्यूज का जिक्र किया, जो दुनिया को बेवकूफ बनाया, जिस तरह से अपने आप को एक नाकारा प्राइम मिनिस्टर बताने की कोशिश की, कि वो भी इस पे जवाब दें, वो भी इस पर जवाब दे। एबीवीपी आपका जवाब क्या? 9 तारीख को जेएनयू में जो हुआ, ये कहते हैं कन्हैया इनोसेंट है, मेरा सवाल वही है कि क्या 9 तारीख को जेएनयू में जो हुआ वो देश विरोधी नहीं था? देखिए, 9 तारीख को जो घटना हुई है उससे हम लोग बहुत ही दुखद है, और वो घटना देश विरोधी जो वहां पे नारे लगे, जिस तरीके से वहां पे भारत को तोड़ने की बात की गई और अफजल हम तुम्हारे अरमानों को पूरा करेंगे, तो एक तरफ तो ये बाबा साहब जो संविधान के निर्माता थे, उनका तो ये लोग परोक्ष देते हैं कि नहीं हम उनके संविधान को मानते हैं, लेकिन उनके संविधान को दूसरी तरफ ही जो यहाँ पे आतंकवादी थे उनको क्या कहते हैं, ये लोग सपोर्ट करते हैं। रही बात कन्हैया की, या तमाम कितने लोग भी हैं जिन्होंने वहां पे नारा लगाया, हम लोग वहां पे विद्यार्थी परिषद और आम छात्र थे, वहां पे हम लोग देख रहे थे, उनको सुने भी, जब हम लोग विरोध कर रहे थे तो हम लोग को हटा जाने की कोशिश की गई थी। और 9 फरवरी की बात जिस तरीके से वहां पे पॉलिटिसाइज किया गया पूरा मुद्दा, पूरे लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन से राहुल गांधी के साथ जो उन्होंने आया, उन्होंने बोला कि छात्रों की बात दबाई जाती है, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप उन्हीं लोग के साथ खड़े हो जिन लोगों ने देश विरोधी नारे लगाया है? उस पूरे कैंपस में हमारे जो तथाकथित इंटेलेक्चुअल जो प्रोफेसर है पूरे इस मुहिम में आए, और बड़े दुख के बात करना पड़ रहा है कि आज तक उनका कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया कि 9 फरवरी घटना को उन्होंने निंदा किया हो। क्या 9 फरवरी के बाद 11 फरवरी की जब पहली बार उनको कन्हैया को गिरफ्तारी किया जाता, उसके बाद जितने भी लोग थे वो लोग कहाँ छिपे थे? क्या वो वही प्रोफेसर है जिन लोगों ने उनको पनाह दे रखी थी? इस पे भी जांच कराई जाए, क्योंकि ये पूरा जब बाद में वो लोग आए वहां पे जिस तरीके से हिंसक हुए हैं, विद्यार्थी परिषद के लोगों को दूर दूर के मारने की कोशिश कर रहे थे, वहां पे जो वामपंथी जो प्रोफेसर अपने क्लासेस में बोल रहे हैं कि देखते हैं कितने दिनों तक ये लोग अपनी करते हैं, हम लोग को टारगेट किया जा रहा है। तो एक तरफ आप फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे बोलते हैं, एक तरफ डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक की बात करते हो, लेकिन दूसरी तरफ आप दूसरे को भी स्पेस दो। रही बात हमारी लड़ाई किसी वैचारिक तरीके से जो होती है वो तो ठीक है, लेकिन हमारी लड़ाई उन लोगों के खिलाफ थी जिन लोगों ने भारत को तोड़ने की बात की थी, जिन लोगों ने हमारे भारत की एकता, अखंडता, गरिमा को तोड़ने की बात की थी, जिन लोगों ने बोला था कि हम जितने जो हमारे लोकतांत्रिक मंदिर पर जिन लोगों ने अटैक किया था उसको शहीद बताने की कोशिश की थी। तो हमारी लड़ाई उन लोगों के खिलाफ वैचारिक लड़ाई होती है। जेएनयू के एक अच्छा कैंपस है, वहाँ डिबेट डिस्कशन होता रहता है, हम लोग आइडियोलॉजी बेसिस पे लड़ाई भी करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम लोग बैठ के वहाँ पे अपना एक साथ गंगा ढाबे पे चाय भी पीते हैं। चाय भी पीते हैं, ये आपने कहा, लेकिन सवाल यहां पर यह है, क्या अभिव्यक्ति की आजादी, ये मेरा सवाल लेफ्ट से है, क्या अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब देश के विरोध में नारे लगाना है? मजेदार कॉन्सेप्ट बन गया है। दरअसल मुझे लगता नहीं कि अभी तक किसी ने भी इन नारों का समर्थन किया है, किसी भी अध्यापक ने, किसी भी छात्र नेता ने, अक्रॉस द पॉलिटिकल लाइंस। पर बड़ा दुर्भाग्य है कि किस तरह से पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे साथी भी यहाँ पे बोल रहे थे कि अध्यापकों ने इसको कंडेम नहीं किया, पता नहीं वहां रहते हैं कि नहीं रहते हैं, कितना इन्होंने उनको देखा है, कंडेम किया कि नहीं किया है। पहले दिन से सबने कंडेम किया है और सबने बोला कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि आप देशद्रोही नारे लगाएं, पर पेश कैसे कर रहे हैं। दरअसल इससे जो पूरी समझ है पीछे की वो स्पष्ट होता है कि अगर मैं व्यक्तिगत तौर पर जेएनयू के अंदर वहां के छात्रों के साथ खड़े होने के लिए जा रहा हूं, तो मुझे अगले दिन मीडिया के अंदर घोषित कर दिया जाएगा कि मैं वहां पर देशद्रोहियों के समर्थन में जा रहा हूं। ये है एक लाइन बीच में कि मैं कहां खड़ा हूं, मैं जा रहा हूं वहां के छात्रों के लोकतांत्रिक प्रक्रिया के समर्थन में खड़ा होने के लिए, पर मुझे घोषित कर दिया जाता है कि आप देशद्रोहियों के साथ खड़े हैं। ये है कैंपेन, ये वो कैंपेन है जो प्रचार पूरे भारत के अंदर कोशिश की जा रही है और जेएनयू को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर महज जो आपने ही शुरुआत किया था कि कुछ ऐसी घटना हुई जो फ्रिंज एलिमेंट्स के द्वारा की जाती है और जिसका जो पूरा वर्ग है जेएनयू का उससे कोई सरोकार नहीं है, तो मुझे लगता नहीं कि इतनी बड़ी यहाँ पर समस्या खड़ी होनी थी। उनके खिलाफ इंक्वायरी होती, प्रोक्टोरियल इंक्वायरी होती, वो जांच करते और जो दोषी थे, सभी बोल रहे हैं जो दोषी थे उनके खिलाफ कार्रवाई होती। पर जिस तरह से चुने हुए स्टूडेंट यूनियन के खिलाफ वहां पर कार्रवाई की जाती है, उससे मकसद पता चलता है। और उसके साथ जो पूरे भारत के अंदर कैंपेन बीजेपी के लीडरान के द्वारा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेताओं के द्वारा बोलते हिंसा की बात
अभी मुझे पता नहीं कि लखनऊ के लोग जेएनयू के अंदर आए थे, उत्तराखंड के लोग जेएनयू के अंदर नारे मारने आए थे, वहां पर भी स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के दफ्तर के ऊपर अटैक किया जाता है। ये तो सबने देखा, मीडिया ने देखा। तो ये बताता है कि मकसद क्या था। वो एक घटना थी जिसको सबने कंडेम किया और एक मौका मिल गया। आप मुझे बताइए कि क्या अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब देश विरोधी नारेबाजी? आप में से हमारे एक दोस्त ने, वामपंथ के भाई ने कहा कि बड़ी मासूमियत के साथ उन्होंने यह बात रखी कि वहां पर कंडेम किया गया, लेकिन कंडेम आखिर किया किसने? जो लोग नारे लगा रहे थे उन्हीं लोगों ने पर्चे में आकर कंडेम किया है। वहां आप अगर फोटोज देख लिए जाए तो वहां पर जो आयशा की प्रेसिडेंट है वही वहां पर नारे लगाती हैं और दूसरे दिन 10 तारीख को वही पर्चे में आकर उसको कंडेम करती हैं। सबसे पहले तो हम इसकी निंदा करते हैं कि यह दोहरापन और जो दोगलापन इनकी राजनीति में दिखता है वह बंद होना चाहिए। ये वही लोग हैं जिन्होंने इंदिरा गांधी के समय में हाथ उठाए थे विरोध के लिए, ये वही लोग हैं जिन्होंने उनका विरोध किया था कैंपस में आने के लिए। लेकिन आज इनकी राजनीति इतनी सीमित हो गई है कि कांग्रेस की छतरी के नीचे आकर ये लोग वहां पर कैंपस में राजनीतिकरण उसका करते हैं और राहुल गांधी को उसी मंच से साझा करते हैं। उन्हीं प्राध्यापकों के द्वारा जिन्होंने इंदिरा गांधी का विरोध किया था वही लोग आज राहुल गांधी का समर्थन कर रहे हैं। इसको लेकर हमें साफ पता चलता है कि कितना दोगलापन और कितना यहाँ पर राजनीति इन लोगों का रहा है, पहले भी रहा है और अभी भी ये लोग कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ हमें यह भी समझना पड़ेगा कि जिस तरह के नारे कैंपस में लगाए गए हैं उन नारों से जेएनयू की छवि धूमिल हुई है। उन नारों से जेएनयू का एक जो माना जाता था कि विश्व में एक उसका बहुत ही सर्वोच्च स्थान रहा है, आज भी है वह स्थान। लेकिन कुछ लोगों के कारण, कुछ ऐसे छात्रों के कारण जिन्होंने एक इस तरह से जो भारत विरोधी नारे लगाए, उससे पूरे देश में हमको शर्मसार किया। हम आम छात्र जो आज जेएनयू के उनको शर्मसार किया है। और हमारे साथी बताएंगे कि 10 तारीख का पर्चा अभी हम लोग लेके आए हैं, उसमें इनके ही छात्रों ने वहां पर दिखाया था। 10 तारीख को एक आदमी मैं फिर आपके पास आ जाऊंगा कि 10 तारीख का पर्चा क्या है इसके ऊपर। लेकिन ठीक है, 10 तारीख के पर्चे पर मैं अच्छा ठीक है, ओके ठीक है। 10 तारीख को पर्चा आया था, इनका कहना है कि हमने क्रिटिसाइज किया उस चीज को। 10 तारीख के पर्चे में शैला रशीद, आसिफ वो रामा नागा और कन्हैया ने भी साइन किया। उसमें उन्होंने कहा है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को प्रोटेक्ट करना चाहिए और ये जो मतलब रिस्ट्रिक्ट किया गया था कि आप इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते हैं, उसको उन्होंने अपोज किया था कि ये गलत तरीका है। और उन्होंने कहीं उस पूरे पर्चे में, उस पूरे पैम्फलेट में जेएनयू के नाम से छपा था, उसमें कहीं उन्होंने उसका अपोजिशन नहीं किया था कि वी क्रिटिसाइज दिस पर्टिकुलर थिंग। दूसरी चीज सर, ये बार बार जो एकेडमिक फ्रीडम की बात आती है कि एक बहुत ही मासूम छात्र है, 28 साल का एक व्यक्ति है जो कि पीएचडी कर रहा है, जो कि बना रहा है, वो एक इन्फॉर्म चॉइस कर सकता है। वो कोई 8 साल का या 10 साल का या 15 साल का लड़का नहीं है कि जिसपे एक इंप्रेशनेबल माइंड हो जिसके ऊपर आप कर सकते हैं। तो और हमारा मानना है कि ये कोई एक इकलौती घटना नहीं है, ये पिछले 3 साल से हो रही थी। लास्ट ईयर भी निर्मल भट्टाचार्य के ऊपर सिर्फ 5,000 का जुर्माना लगा के इसको छोड़ दिया गया था, जबकि नेशनल फ्लैग जला था, नेशनल राइट्स का उल्लंघन हुआ था। और इसमें बहुत सारी धाराओं में मुकदमे बनते हैं, 153B में मुकदमा बनता है, 124 में मुकदमा बनता ही बनता है। अनलॉफुल असेंबली थी, कल कोर्ट ने भी बोला कि अनलॉफुल असेंबली का मुकदमा बनता है। तो इस तरीके से ये जो है किसी भी तरीके से ये वो नहीं था। और ये नहीं भूल सकते कि सिटीजन है आप इस कंट्री के, आप अपने स्टूडेंट होने का नाते ये नहीं कर सकते कि आप डेमोक्रेटिक सिटीजन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको भूल जाएं। फंडामेंटल ड्यूटी है आपकी और इवन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको सही तरीके से करें, देश की सेवा करें। इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी को 63 में जोड़ा गया था, कुछ वामपंथी साथियों के ही विरोध के कारण 1902 में जोड़ा गया था कि सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी को अगर कोई हर्ट करती हुई भाषा का प्रयोग किया जाएगा तो वो फ्रीडम ऑफ स्पीच रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। नेहरू जी ने ही वो अमेंडमेंट लाया था। तो ये भी नहीं है कि हम नेहरू जी की आत्मा को जो है वो आत्मा नेहरू जी के विचार को करें, नेहरू जी द्वारा स्वयं लाया हुआ ये अमेंडमेंट है। इस कारण से जो पूरा एक परिप्रेक्ष्य है, 1972 में 153B जोड़ा गया था क्योंकि लगातार वैसी घटनाएं इस देश में हो रही थी। तो इस संदर्भ में मेरा मानना है कि, और ये क्रिटिसाइज अब कर रहे हैं, जब इनको लगा कि देश में एक विरोध का स्वर आया, जब इनको लगा कि जो है अब हमारी राजनीति जो है, जो हम एक मोरल पोस्चरिंग करते थे कि हम फ्रीडम ऑफ स्पीच के जो है वोटरी हैं, हम उसको प्रोटेक्ट करते हैं, उसको ठीक है। मेरा अगला सवाल, क्या यह सच नहीं है कि 10 तारीख को जवाहरलाल नेहरू स्टूडेंट यूनियन के लोगों ने बकायदा इस बात की भत्सना की कि 9 तारीख को जो कार्यक्रम हुआ है वो 9 तारीख का कार्यक्रम को रद्द करना गलत था? दूसरा सवाल, 9 तारीख के कार्यक्रम के रद्द होने के बावजूद क्या वो 10 छात्र जेएनयू के नहीं थे जिन्होंने जबरदस्ती इस कार्यक्रम को किया? आप 10 तारीख का पर्चा अगर उठा के देखें तो जैसे साथी बता रहे थे कि उसमें ये नहीं है। पहले स्टार्टिंग ही उससे किया गया था कि जो भारत के टुकड़े टुकड़े होंगे, जैसे शर्मनाक नारे वहां पर लगाए गए, उसका जेएनयू और जेएनयू के साथ उसकी सख्ती से मजम्मत करते हैं और उसका कंडेम करते हैं।
वहां पर फौरन वैसे नारों के खिलाफ जो पर्चा, अब ये लोग कौन सा पर्चा लाके बता रहे हैं, क्यों बता रहे हैं, ये जैसे इनके एचआरडी मिनिस्ट्री ने पार्लियामेंट में जिस तरह से एक सर्टिफिकेट को दूसरा सर्टिफिकेट बताया, अगर वैसी राजनीति अगर देश के लिए राजनीति उसके हित में कीजिए, यहाँ के किसान और मजदूर, यहाँ के छात्रों के हित में कीजिए, इसको तबाह और ये अगर पर्चा लगा रहे हैं तो आप भी 10 तारीख का पर्चा दिखा सकते हैं। वली साहब आप भी दिखा दीजिए एक बराबर हमारे, देखिए पर्चा आप ही का हम दिखा सकते हैं, अभी लाए हैं। आप भी दिखा दीजिए पर्चा की 10 तारीख का हम बता देंगे, हमारे मोबाइल में ही पड़ा हुआ है। देखो वो नारों दिखा दीजिए, किसने भी उस नारों दिखा की, दीजिए। किसने भी उस नारों की बातें खत्म हो जाएगी। देखिए बता दें, देखिए अभी किसने भी उस नारों दिखाकर की, पढ़ दीजिए, आपके 2 मिनट का वक्त हो जाएगा, दिखाकर आप पढ़ दीजिए। मैं आपको बताता हूँ, दीपक सर ये पढ़ के सुना देते हैं हम लोग। देखिए हाँ, कौन सा पर्चा आप बता रहे हैं, हमारे पास जो पर्चा है, का पैम्फलेट था 10 तारीख का, 11 तारीख को प्रोटेस्ट डेमो ऑर्गेनाइज करना था, उसके लिए 2:30 बजे 10 तारीख को। Yesterday we yet again witnessed the repeat of the same set pattern of undemocratic assault on right to dissent and the same Brazen ABVP administration nexus that we have by now become so familiar with. ये पहली लाइन है, आप कह रहे हैं कि पहली बार कंडेम किया था। In defense of our freedom of expression against the ABVP administration nexus, against the repeated abuse of administrative and state machinery by ABVP to threaten and target activists and silence all different views. आप जिस पर्चे की बात कर रहे हैं, कंडेम दी डाइवर्सिटी ऑफ, किस तारीख का पर्चा है? देखिए 10 तारीख का पर्चा नहीं है वो, 11 देखिए जेएनयूएसयू ने जो कंडेम किया, सर आप कंडेम किया, जेएनयूएसयू ने जो कंडेम किया, तारीख क्या है इसलिए बता दीजिए ना, देखिए तारीख क्या है, देखिए तारीख सर उस पर्चे की तारीख कंडेम किया है, उस पर्चे की तारीख 10 तारीख को 11 तारीख में बहुत अंतर हो गया था, सच्चाई 10 तारीख को 11 तारीख में बहुत अंतर हो गया था। जैसे पहले किया है, मैं फिर आ रहा हूँ, फिर ओपन डिबेट हो गए थे, नहीं चाहता था। आप मुझे बताइए कि क्या 10 तारीख का कोई पर्चा है आपके पास? आप लोग हम तो पर्चा दिखाने को तैयार है। 10 तारीख की तारीख लिखिए और उसके नीचे दस्तखत हो। यहाँ पर पर्चे की बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि नारों का कंडेम नहीं हुआ, जेएनयूएसयू ने कंडेम नहीं किया। मैं आपको जेएनयूएसयू का पर्चा बता रहा हूँ, जेएनयूएसयू ने उन नारों का कंडेम किया, 11 तारीख का पर्चा है, 11 तारीख का उन पर्चा नारों है। का कंडेम किया, और लगाने वाले भी एक ही लोग हैं, कंडेम करने कन्हैया कुमार एक मिनट मुझे पूछने दीजिए, मुझे इनका ये दावा है कि 10 तारीख को जवाहरलाल नेहरू स्टूडेंट यूनियन ने नारों को कंडेम नहीं किया, जो पर्चा निकाला उसमें लिखा था कि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर हमला है। जो सवाल मैंने पहले पूछा, 1 मिनट मुझे खत्म कर लेने दीजिए। आप मुझे बताइए कि क्या 10 तारीख को जेएनयूएसयू को कंडेम करते हुए कोई पेपर आपके पास है तो मुझे शूट करवा दीजिए, दिखा दीजिए, आपकी बात सच साबित हो जाएगी। देखिए मामला जेएनयूएसयू का कंडेम करने का है यहाँ पर, जैसा जिस तरह से बदलाव, जिस तरह से बदलाव मैंने देखिए 10 तारीख का पर्चा जो वो बता रहे हैं, क्या वो सही पर्चा है? इनके एचआरडी गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट छूटा जब बता सकती है, रामानागा का पर्चा आया है। नहीं ये देखिए फर्जी वीडियो जब आपने गोलपोस्ट चेंज करके जब आप आंसर नहीं कर पाए, फिर फ्री फॉर ऑल हो गया। मैं एक मिनट में जवाब दीजिए आपका, हाँ या ना, एक मिनट, हाँ या ना की तरफ से आगे भी होगा, 1 मिनट, हाँ या ना, एक लगेंगे, यही कह रहे क्या 10 क्या बात कर रहे हैं अब बताइए। 2 दिन बाद कंडेम करेंगे। हम बार देश में कहीं भी इस तरह के नारे लगेंगे तो विद्यार्थी परिषद हर जगह उसका विरोध। अरे डॉक्टर वीडियो दिल्ली पुलिस ने क्या दिया है, कन्हैया का एक वीडियो डॉक्टर कहा गया, उस तरीके से आप भूल जाते हैं डॉक्टर 2 वीडियो कह गए हैं लगातार। जो बात गलत कही जा रही है कि डॉक्टर वीडियो कन्हैया का था, डॉक्टर नहीं करूंगा, माफ कीजिएगा, मैं फ्री फॉर ऑल नहीं करूंगा। वली डिबेट को आगे बढ़ाते हैं, एक पॉइंट पर हम अटके हुए हैं, क्यों? अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे टोकिएगा। मेरा पॉइंट यह है, मैं पूरे सदन के सामने रखता हूं, आपके सामने भी, आपके सामने भी, आपके सामने भी, कि 10 तारीख को क्या जवाहरलाल नेहरू स्टूडेंट यूनियन ने 9 तारीख की रात में जो भारत विरोधी नारे लगे या दिन में जो भारत विरोधी नारे लगे उसको कंडेम किया था? इनका कहना है नहीं किया था, उन्होंने उस कार्यक्रम की खिलाफ, उस कार्यक्रम के समर्थन में उतर के आए थे और ये कहा था कि ये 9 तारीख को जो नारे लगे और जो कार्यक्रम हुआ वो अभिव्यक्ति की आजादी है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या 10 तारीख को इन तीनों ने, शैला रशीद, रामा नागा, कन्हैया कुमार ने 10 तारीख को कोई पर्चा निकालकर इसको कंडेम किया था? और अगर
किया था तो वो पर्चा और तारीख मुझे दिखा दीजिए। वली 10 तारीख का आप हाँ या ना बता दीजिए, आपके पास है 10 तारीख का कोई पर्चा जिसमें उन्होंने कंडेम किया है? मैंने देखिए आप बात को घुमाइए मत। नहीं, मैं तो सीधा सवाल। अरे वली जी, बात को वली जी, मैं सीधा सवाल। भाई के दिल ऐसे भाई तारीख को आप बात पे मत लाइए। क्यों नहीं लाओ भाई? मुझे ये बताइए, क्या एक मिनट दर्शकों को डिसाइड करने दीजिए, देश की जनता को डिसाइड करने दीजिए। करोड़ों लोग इस प्रोग्राम को देखते हैं। मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि क्या 10 तारीख को कंडेम करते हुए, जिसमें उन्होंने 9 तारीख के कार्यक्रम की परमिशन कैंसिल करने का विरोध किया था, जिसमें नारे लगे थे, क्या 10 तारीख को उसी स्वर में उन्होंने यह बात कही थी कि जवाहरलाल नेहरू स्टूडेंट यूनियन कन्हैया कुमार 9 तारीख को जो देश विरोधी नारे लगे हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे, उसको कंडेम करती है? क्या कहा था 10 तारीख को उन्होंने? कन्हैया कुमार 10 तारीख तक क्यों जा रहे हैं दीपक जी? आप 9 तारीख की रात में कंडेम किया कन्हैया ने। 9 तारीख की रात में कंडेम किया, आप 10 तारीख तक जा रहे हैं। आप एक दिन बाद आ रहे हैं। नहीं, आप प्रोसेशन में आए। नहीं, देखिए आप वहां तक जा रहे हैं। अरे नहीं, देखिए आप पहले कह रहे थे कि आपके पास पर्चा है, मैं आपको पर्चा दिखाता हूँ कंडेम करते हुए। आपको पर्चा कहाँ है? आपको कंडेम करते हुए पर्चा कहाँ है? आप कहा जा रहे सर, दुनिया ने कंडेम किया था उसको, आप उनकी दूसरी बात बोल रहे हैं। जो आप जो पर्चा बता रहे हैं सर, हम तो दिखाने को आप 10 तारीख के पर्चे पे अपने पर्चे आप बता रहे हो। अरे मैच में गया है भाई साहब, मैच में गया है, हमने भी आप जो दोगे उनको झूठा कह रहे हैं। देखिए जेएनयू का रहा इस पर्चे का दर्शक फैसला करें। इनके पास 10 तारीख का पर्चा है जिसपे जवाहरलाल नेहरू स्टूडेंट यूनियन किसके पक्ष में खड़ा है? वली आप तय करेंगे जेएनयू किसके पक्ष में खड़ा है? देख तो रहा है, लोग तय करेंगे। आपकी राजनीति खत्म हो रही है, आपकी वहाँ जेएनयू झूठी राजनीति खत्म हो रही है, आप झूठी बातें किए जा रहे हैं। आपकी जेएनयू से बड़ा देश है, जेएनयू से बड़ा देश है, हमको समझना होगा। देश पे आइए ना, जेएनयू से बड़ा देश है। मैं देश पे भी आता हूँ, मैं देश पे भी आता हूँ। तो लेफ्ट और राइट के बीच हमारी एक गर्मा गर्म बहस जारी है, लेकिन फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। अब सवाल यहाँ पर यह है कि 10 तारीख का ये पर्चा एबीवीपी वाले दिखा रहे हैं, लेकिन 10 तारीख का कंडेम करते हुए कोई पर्चा आपके पास सबूत के तौर पे नहीं है। आप मानते हैं? जी, यही हमारा प्रश्न है कि मीडिया डिसाइड करेगा ट्रायल के द्वारा किसके पास पर्चा है, किसके द्वारा नहीं है। यही है पूरा एपिसोड के अंदर हो रहा है। आप सुनिए, मेरी बात नहीं समझ रहे ना। आप बोल रहे थे कि 2-2 मिनट का करवाएंगे, आप सुन लीजिए। जब इनके 2 मिनट होगा तो बंद कर दीजिएगा आप। जब इनके पक्ष में निर्णय नहीं आया तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। बहुत छोटी चीज है ये, सुप्रीम कोर्ट पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। एक मिनट उनको खत्म करने दे, उनको खत्म कर, आपने कहा उनको खत्म कर दे। कायदे को अनुसार चल रहे हैं। कोर्ट डिसाइड भैया सौरभ, आप भी प्लीज क्रॉस आर्ग्यूमेंट नहीं, आप भी। यही ये हो रहा है ना कि हु वी आर टू डिसाइड, यहां पर बैठकर हम कौन होते हैं तय करने वाले, और वो भी जेएनयू जिनका ये भी हिस्सा है, जवाहरलाल नेहरू स्टूडेंट यूनियन। और मुझे ऐसा लगता है कि हम हमारे में से कोई भी उसके लिए उत्तरदायी नहीं है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट स्टूडेंट यूनियन है जिसको अक्रॉस द पॉलिटिकल लाइन लोगों ने वोट दिया है। हम लोग ट्रायल कर रहे हैं उनके ऊपर। आप पूछिए कि एसएफआई ने पर्चा लाया, एएसएफ ने पर्चा लाया, हम जवाब देंगे। आप जेएनयू से मेरा सवाल इसलिए क्योंकि आप कन्हैया को वली साहब, मैं फिर वही कहा, मैं उसी पे आ रहा हूँ। कायदे से क्या होना चाहिए, कायदे से क्या होना चाहिए कि आपको जेएनयू से भी प्रतिनिधित्व यहाँ पे बुलाना चाहिए था। अब ये मीडिया ट्रायल इन द एब्सेंस ऑफ, हमने बुलाया था, वो नहीं आए। आप ये बोल रहे हैं वही ना कि आप जो एक्यूज्ड है कन्हैया कुमार को जेल से नहीं ला सकता। आप वर्डिक्ट दे रहे हैं, उसकी एब्सेंस में कोई दे रहे हैं, और बड़े ही खूबसूरत तरीके से बिना निर्णय किए निर्णय दे रहे हैं। बिना निर्णय नहीं है, मैं एक बहस कर रहा हूँ, ठीक बोल रहे मैं हैं। आप निर्णय नहीं दे रहे, आप निर्णय नहीं दे रहे, मैं वही बोल रहा हूँ, पर वो निर्णय से कम नहीं है, सब जानते हैं। नहीं, निर्णय तो सब यही मैं बोल रहा हूँ। आप पूछिए,
आपको जो प्रश्न है वो वली हमसे साहब लेकर को पूछिए। वली साहब को ये कहना चाहिए था कि मैं भी ये कह रहा हूं कि कन्हैया के खिलाफ एक केस चल रहा है, कोर्ट डिसाइड करेगी कि आप तो मासूम कह रहे हो उसको, आप भी तो निर्णय दे रहे हैं, आप भी निर्णय दे रहे हैं, आप भी निर्णय दे रहे हैं, आप आपने सरकार किस प्रोग्राम के अंदर चला, आपको अधिकार कैसे है? किसी ने ये देशद्रोही नहीं कहा। आप ये भी सबूत दिखाइए। देशद्रोही होगा। हमने तो एक पैम्फलेट कहा था कि जो हम आप तो कह रहे हैं कि हम पैम्फलेट क्रिटिसाइज करते हैं, तो हमने कहा था क्रिटिसाइज बहुत लेट में वो किया, 11 तारीख बहुत लेट में पब्लिक क्रिटिसाइज कैसे हो किया। सकते हैं उसे जब तक कोर्ट का हमने सिर्फ कहा कि आप एजेंसी में रहते हैं। किसी को नहीं कहा। विक्रम जी आगे बढ़ती ये बहस यहीं पर अटक जाएगी, ये बहस यहीं पर अटक जाएगी। कन्हैया कुमार 2 दिन तक हमने वो नहीं कहा, हमने ये नहीं कहा, हमने यहाँ पे सिर्फ यही कहा। दीपक सर हमने सिर्फ ये स्टूडियो में ही आके उन्होंने डिफेंड किया कि 11 तारीख को कन्हैया कुमार ढाई बजे उमर खालिद और अनिर्वाण के साथ मंच शेयर करते हैं एडमिन ब्लॉक में। जिस प्रोटेस्ट डेमो का ये पर्चा है उसको इनवाइट करते हैं प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, और उस प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन में 11 तारीख को कन्हैया कुमार साथ खड़े हैं अनिर्वाण और उमर खालिद के साथ, और भाषण क्या बात करते हैं। अच्छा, फिर आप रूल तोड़ रहे हैं, आप इनका काउंटर करिए, उसके बाद में वापस उसी बहस पे वही बोल रहा हूं, रूल हम नहीं तोड़ रहे, आप परमिशन दे रहे हैं जी, है ना। आपसे संचालक आपने 2 हमने तो मिनट पूरा के बोल लिए- दिया। नहीं, मैंने किसी को परमिशन नहीं दी। आप दोनों ने फ्री फॉर ऑल किया, आप दोनों ने फ्री फॉर ऑल किया, आप दोनों एक दूसरे को जवाब दे रहे जहां हैं। तक बात कर रहे हैं कुछ भाषण की, तो जेएनयू का सिक्योरिटी वाला बोल रहा है कि उसने भाषण इसलिए दिया कि लड़ाई ना हो जाए। हम नहीं बोल रहे। 9 फरवरी के भाषण मीडिया की के नहीं, सामने 11 फरवरी के भाषण की बात कर रहा हूं। की बात कर रहे हैं। जिस 11 का भाषण अगर बात करेंगे, अगर 11 की भाषण की बात करेंगे, अगर साहब 11 की भाषण बात करेंगे तो सारी चर्चा ही खत्म हो जाएगी। 11 तारीख को देखिए, अगर आप इस तरह से आर्ग्यूमेंट करेंगे तो फिर आप मुझे दोषी नहीं करा सकते कि मैंने फ्री फॉर ऑल कर दिया। आप उनसे बात कर रहे हैं। दीपक जी 9 तारीख को जो घटना हुई, दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, उसके लिए कन्हैया कुमार और उनके साथ जेएनयू के बाकी 2 और मेंबर्स रामा नागा और शैला राशि शोरा, इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को जिम्मेदार ठहराया कि एडमिनिस्ट्रेशन ने परमिशन क्यों रद्द की एबीवीपी के साथ मिलकर। उन्होंने कहीं नहीं कहा कि ये नारे दुर्भाग्यपूर्ण थे, हम इन नारों का कंडेम करते हैं, खंडन करते हैं, कहीं नहीं कहा, बल्कि उन्होंने प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन की कॉल दी इस ताजदारी के पर्चे में कि हम प्रशासन के खिलाफ प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। उन्होंने इस तरह की मतलब इस कार्यक्रम की परमिशन रद्द क्यों की, इसके खिलाफ हम प्रोटेस्ट करेंगे। जो एबीवीपी एडमिनिस्ट्रेशन नेक्सस शब्द इस्तेमाल हुआ है कि एबीवीपी एडमिनिस्ट्रेशन नेक्सस जो बन गया है यूनिवर्सिटी में और जिसकी वजह से उस कार्यक्रम की परमिशन रद्द की गई थी, हम उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। और उस प्रोटेस्ट में उमर खालिद, अनिर्वाण भट्टाचार्य और कन्हैया कुमार एक साथ खड़े हैं एड ब्लॉक पे, उसके वीडियोस भी है और पूरा जेएनयू उसका विटनेस है। जब पब्लिक प्रेशर क्रिएट हो गया तब 11 तारीख को पैम्फलेट में कंडेम करते हुए आए। वही मैं बोल रहा हूं कि ये जो मीडिया ट्रायल इस लीफलेट के साथ कर रहा है, तो बढ़िया होता कि जेएनयू उपाध्यक्ष यहां पर होते और वो जवाब देती। मैं फिर वही बोल रहा हूं कि मीडिया ट्रायल कर रहा है, आरोपी है नहीं और उसके ऊपर ट्रायल करके वर्डिक्ट भी दे रहा है। हम फिर बार बार वही बोल रहे किसी ने हैं। वर्डिक्ट नहीं दिया, हम एक तथ्यों को मिनट रख रहे हैं। प्लीज उनको कहना। यही मुझे बोलना है कि उनका जवाब वो बेहतर दे सकते हैं। और जहां तक आप फिर वही बोलेंगे कि नारों की बात है, यही कोशिश की जा रही है कि कोई भी उन नारों के साथ नहीं खड़ा है, पर उन नारों के पीछे देश प्रेम को जोड़कर और पूरे भारत के अंदर भावनाओं को लामबंद करते हुए कोशिश की जा रही है। बोल रहे हैं कि जेएनयू को बदनाम कर रहे हैं, और शायद ये जो ज्ञान देव आहूजा जी थे, उन्होंने जो काउंटिंग की उससे जेएनयू बदनाम नहीं हुआ। शायद उससे जेएनयू बदनाम नहीं हुआ जो वो इतनी लंबी काउंटिंग हुई, जो हरियाणा के नेता बोल रहे थे कि वहां की लड़कियां क्या क्या करती हैं, उससे जेएनयू बदनाम नहीं हुआ। जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अंदर पर्चा बांटा कि जेएनयू के अंदर आज तक एक भी उपलब्धि नहीं रही, उससे जेएनयू बदनाम नहीं हुआ। अब आप मेरे से पर्चा मांग लेंगे तो वो मेरे पास नहीं है, मैं पहले ही बोल देता हूं। अगर एज ए कोर्ट रिकॉर्ड आपको चाहिए तो मैं प्रोड्यूस कर दूंगा। नहीं, मैं कोर्ट हो ही नहीं तो मैं रिकॉर्ड कहां से मांगूंगा आपसे। बात पर्चे की इसलिए हुई क्योंकि इन्होंने चैलेंज किया और वली साहब ने कहा कि वो पर्चा मेरे पास है, मैं आपको फोन पर दिखाता हूं, दैट्स ऑल। इसीलिए मैंने वो पर्चा मांगा था, वरना मेरी पर्चा मांगने की कोई अथॉरिटी नहीं है। उनके दावे पर मैंने काउंटर किया था। आगे बढ़ता हूं, मैं इस इश्यू पर जाता ही नहीं हूं कि 9 तारीख को क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। मैं एक दूसरे मुद्दे पर जाता हूं। आप कहते हैं कि जेएनयू के अंदर अभिव्यक्ति की आजादी को रोका जा रहा है। क्या यह हकीकत नहीं है कि वामपंथी विचारधारा वाले छात्र संगठनों का वहां पर दबदबा है? टीचर्स भी वामपंथी विचार वाले हैं और जितने भी एबीवीपी या दूसरी विचारधारा या जो राइट और लेफ्ट नहीं है, सेंटर का इंसान है, जो नॉन पॉलिटिकल है, उसको संघी और उसको संघी और सांप्रदायिक बताकर रंगने की कोशिश लेफ्ट की यूनियंस करती हैं। क्या यह हकीकत नहीं है? देखिए, इसमें 2 चीजें हैं। जब हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं
तो हमारा हमेशा मानना है कि वो लिमिटलेस नहीं होती, उसका एक लिमिट होता है। पर खासकर विश्वविद्यालय जो जगह है, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट के 1966 के एक्ट के जरिए जेएनयू बना, तो जब उस एक्ट के जरिए बना तो वहां डिबेट डिस्कशन के अलग एक जगह होते हैं जो कि हम बाहर वो कल्पना नहीं कर सकते हैं। पर आपका जो सवाल था, मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा कि ऐसी कोई जगह है, ऐसे कोई हालात हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भी अपने कार्यक्रम आयोजित करता है और उसके खिलाफ विभिन्न संगठन, मैं जिस संगठन से हूं समेत हमारे अलग अलग संगठन जिन्हें लगता है कि ये गलत अगर किसी मुद्दे पे बात हो रही है तो उसके खिलाफ बाकायदा पर्चे वगैरह की अपने विचारों को सामने रखता है कि ये गलत हो रहा है। मतलब आप कहते हैं कि हर आदमी को अपनी बात रखने का, अपनी बात कहने का सभी तरह क्या भी प्रोग्राम करते हैं, वहाँ लेफ्ट के लोग भी करते हैं, सभी सुनते हैं और वही डिसाइड करते हैं, इसमें क्या है। मुझे आप ये बताइए कि क्या वहां का जो टीचर एसोसिएशन है और क्या वहां का जो एबीवीपी के तमाम संगठन है वो माफ कीजिएगा लेफ्ट के तमाम संगठन है वो एबीवीपी को सांप्रदायिक और संघीय कहकर ब्रांड करने की कोशिश करते हैं क्या? देखिए सर्वप्रथम मैं बताना चाहूंगा, अभी कुछ एडमिन ब्लॉक पे जो प्रोग्राम चल रहे हैं वहां पे, और वैसे भी बहुत लोगों ने लिखा है, बहुत टीचर्स ने लिखा है, बहुत स्टूडेंट्स ने लिखा है, तो उसमें जो है लगातार हमें गून और जो है इमोशन से चलने वाला और इस तरीके का कम बुद्धिमान आदमी, थोड़ा किताब पढ़ लिया करो, इस तरीके की बात कही जाती है। तो अगर इस देश में जो है देश की संप्रभुता और देश की एकता को बनाए रखना जो है, अगर वो कम पढ़े लिखे आदमी की बात है तो निश्चय ही हम कम पढ़े लिखे हैं। ये अलग बात है कि हम भी वही इंटरेस्ट निकाले हैं, हमारे भी ग्रेड्स उतने ही अच्छे आते हैं और हम भी उसी संघर्ष को करते हैं जो ये संघर्ष करते हैं। ठीक है, बिल्कुल। अब मैं उस सवाल को हॉल्ड करता हूं कि क्या आप उसको जुडिशियल किलिंग मानते हैं। इस सवाल का जवाब लेता हूं, क्या आप कैंपस में नारे लगाते हैं और क्या ये आपको शोभा देता है कि आप नारे लगाएं? क्योंकि मैं पहली बार नहीं सुना हूं, मैंने पहले भी सुना है कि बंदूक से खून से हम तिलक करेंगे और बंदूक से आरती। क्या एबीवीपी ये नारे लगाती है वहां पर? एबीवीपी इस तरह के नारे, एबीवीपी बहुत तरह के नारे लगाती है। ये नारा लगाती है या नहीं? कश्मीर हो या गुवाहाटी, है कि नहीं? कश्मीर हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी, इस नारे में क्या ऑफेंस है? वंदे मातरम, भारत माता की जय, इस नारे में क्या ऑफेंस है? हमारे सारे ही नारों में हम तिलक करेंगे, बंदूक से आरती, ये नारा आप लगाते हैं। लेकिन ये नारा लगता है, ये सर नारे का कंटेक्स्ट था सर, 1962 के बाद ये नारा दिया गया था। उसमें ये था कि ये पुकारता है ये वतन, पुकारती माँ भारती, खून से तिलक करो, गोलियों से आरती। तब हम लोग जब ऐसे ये लोग गद्दार वहाँ पे जाके वहाँ पे बात लोग बोलते हैं, ये शब्द बोलिए नहीं, सर आप रिकॉर्डेड हिस्ट्री, सर एबीवीपी की रिकॉर्डेड हिस्ट्री आप निकाल लेंगे, एक मिनट। एबीवीपी की जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री होगी, जब हमने कैसे ही नारा शुरू हुआ वो सब तो आर्काइव में मिल जाएगा। तो ये नारा 62 में हमने दिया गया था कि जो है उस वक्त शुरू किया गया था कि तब बोलो। ये नारे की बात हो गई। दूसरी बात, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात हमारे मित्र कर रहे हैं और आइडियोलॉजी के क्लैश की बात कर रहे हैं। लेफ्ट की पूरी आइडियोलॉजी हिपोक्रेसी की रही है। मैं जेएनयू से कुछ उदाहरण देना चाहता हूं। 2004 में जेएनयू में एक रिजोल्यूशन एनएसयूआई और एबीवीपी मिलकर लाए थे कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है। इन सारे लोगों ने उस डिसीजन को, आपको सुन के अचंभा होगा, सारे लेफ्ट पार्टीज ने मिलकर उस डिसीजन को गिरा दिया, उसके खिलाफ वोट किया। अभी इसी वर्ष के जेएनयू में हम लोगों ने रिजोल्यूशन लाए थे कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, सारे लेफ्ट पार्टीज के लोग अब्सटेन कर गए। मतलब इतना ज्यादा द्वंद्व है। अभी जब इतना आउटरीच है, बाहर के लोग इतना प्रेशर बना रहे हैं, इतना एक खुली बहस चल रही है, तब इन्हें कहना पड़ रहा है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और इस तरह के नारे लगते हो तो हम उसके खिलाफ हैं। जबकि पिछले 3 वर्ष से इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं और सारे लेफ्ट, जो मेन स्ट्रीम लेफ्ट पार्टीज हैं, उनकी सरपरस्ती में इस तरह के कार्यक्रम होते हैं। दांतेवाड़ा में जब 76 जवान मारे गए थे 2010 में, तो बाकायदा गोदावरी ढाबा पर डीजे लगाकर के जश्न मनाया गया था, डांस पार्टी की गई थी। ताप्ती हॉस्टल में तिरंगा झंडा जलाए जाने की घटना हुई। ये पूरा इतिहास इस तरह की घटनाओं का रहा है। और ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन करते हैं? सारे पूरा उनकी सरपरस्ती। नाम बताइए, क्योंकि सर कहेंगे, मेरे भाई साहब कहेंगे कि उनके प्रतिनिधि है नहीं जो लोग ये कार्यक्रम करते हैं। ये है एसएफआई के और एआईएसएफ के। इस तरह के कार्यक्रम हुए हैं और पूरे वहां के जितने मेन स्ट्रीम लेफ्ट पार्टीज हैं, सबकी सरपरस्ती में इस तरह के कार्यक्रम होते हैं। चाहे वो 9 फरवरी का इवेंट हो, चाहे 2010 में दांतेवाड़ा के शहीदों के शहादत को वहां पर जश्न मनाया जाए। मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या एआईएसएफ और एसएफआई भी उसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष पार्ट होते हैं? इनकी सरपरस्ती में होते हैं वो कार्यक्रम, इनकी सरपरस्ती में वो कार्यक्रम होते हैं, इनके लोग वहां मौजूद रहते हैं। जैसे होता है कि इवेंट होता है तो हम क्रिटिसाइज करते हैं और डिसेंट निकालते हैं कि जो इवेंट हुआ था गलत था, उसको क्रिटिसाइज करने का एक होता है ना, कम से कम एटलीस्ट ये कहते हैं कि पैम्फलेट का जवाब पैम्फलेट से होना चाहिए, क्रिटिसाइज नहीं करते। दूसरी चीज है, लास्ट ईयर जब ये इवेंट हुआ था तो ये ताप्ती हॉस्टल में हुआ था शायद लास्ट ईयर, तो वहां पे रात में 9 बजे, तो वहां पर जो है जो घेरा बना था उन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए,
वो इन मेन लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन वो इन सब ऑर्गेनाइजेशन के थे, सफाई के भी लोग थे, ये मैं कहता हूँ, खुल के कहता हूँ, सफाई के भी थे। इन लोगों ने आपने जाके उनको मना किया गया। अब योग पे बाबा रामदेव नहीं बोलेंगे तो मेरे हिसाब से इनके आप में से कोई ISIS का समर्थन नहीं करता होगा ना? हम मानते हैं, लेकिन JNU-SU में जब रिजोल्यूशन लाया जाता है ISIS और बोको हराम को कंडेम करने के लिए, तो सारे के सारे लेफ्ट पार्टीज वाले उसके अगेंस्ट वोट करते हैं या अब्सटेन करते हैं। ये तो सारे काउंसिलर्स डॉक्यूमेंटेड है। क्या ये सच नहीं है कि जेएनयू के अंदर महिषासुर शहीदी दिवस मनाया गया, दंतेवाड़ा की किलिंग के लिए सेलिब्रेशन हुआ? क्या ये दोनों चीजें सच नहीं है? ये ठीक है कि वहां पर मैं तो कभी देखा नहीं, क्योंकि व्यक्तिगत तौर पर मैं वहां का छात्र रहा नहीं हूं। दंतेवाड़ा मीडिया के माध्यम से लगातार सुना है, वो हुआ है, और मुझे लगता नहीं कि बार बार वही बोल रहा हूँ कि हमारे में से कोई ना उसका पार्ट रहा है और ना उस तरह से समर्थन किया है जो जिसको आप ऑर्गेनाइज लेफ्ट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। एक दूसरा, आप जो महिषासुर वाला वो भी हुआ है, वो लोग ऐसा मानते हैं जैसे केरल के अंदर ओनम मनाया जाता है, जैसे केरल के अंदर ओनम मनाया जाता है, वैसे ही उनका ओनम क्या है कि वो हमारे जो वामना अवतार थे उन्होंने राजा बलि को पनिश किया था, वो पूरा कहानी है जो उसी तरह उनका ऑल्टरनेट व्यू पॉइंट है, वो उनकी समझ है, वो करें। मैं कौन होता हूं उनके बिलीफ के ऊपर कमेंट करने वाला? उनका बिलीफ है, वो माने ना माने, मैं कोई होता नहीं उनको ना ही प्रोत्साहित करने वाला ना ही रोकने वाला। यही तो जेएनयू है। आप बताइए, इनका ये आरोप है कि माओवादियों से इनका कोई लेना देना नहीं है और माओवादियों के क्लोजेस्ट रिलेशन तो आरएसएस के लोगों के साथ है, ये इनका दावा है। यही वामपंथ के लोग हैं जिन्होंने कैंपस में माओवाद और इस तरह के मार्क्सवाद पर डिबेट होती थी, और लेकिन आज इनकी यह स्थिति हो गई है, इतने संकीर्ण और इतने सीमित हो गए हैं कि कैंपस में ये लोग नेशनलिज्म पर डिबेट कर रहे हैं। आज यह जीत है, वैचारिक जीत है एबीवीपी की, कि वह आज नेशनलिज्म पर डिबेट करने जा रहे हैं। नहीं तो ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी कैंपस में तिरंगा न फहराया और न आज तक फहरा रहे हैं, लेकिन आज नेशनलिज्म पर डिबेट कर रहे हैं ये लोग। ठीक है, एक आखिरी सवाल। अब सरकार ने डिसाइड किया है कि यूनिवर्सिटीज जो है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, उनमें तिरंगा फहराया जाए। 1 मिनट है दोनों के पास, ये कंक्लूडिंग सवाल है क्योंकि मेरा वक्त खत्म हो चुका है। क्या आप इसका समर्थन करते हैं और क्या आप चारों में से एक जाके वो तिरंगा वहां पर फहरा के आएगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर? ये देश की जीत है। जिन लोगों ने तिरंगे का विरोध किया उनको तिरंगा फहराने की जरूरत पड़ रही है, ये देश की जीत है। यही भारत, यही भवन और विनायक भवन में आज भी तिरंगा नहीं फहराते हैं, यही भारत के ऑफिस में, यही भारत की खासियत है। आप जवाब दीजिए, अजय भवन और विनायक भवन में आज भी तिरंगा नहीं फहराया जाता है। अगर उससे राष्ट्रवाद आगे बढ़ता है तो हम उसका स्वागत करते हैं, पर प्रश्न ये है कि जो खर्चा उसके ऊपर हो रहा है उससे क्या फेलोशिप मिल सकता था? इन्होंने बोला कि यह जो है एक प्रयास है, एक खोखला एक सिंबोलिज्म है जिसका कि कोई मतलब नहीं होता है। इवन एक कार्यक्रम में मैं गया था, वहां पे एक व्यक्ति ने, एक रिप्रेजेंटेटिव ने बोला, मुझे तिरंगे को देख के कोई जो है फीलिंग नहीं आती है। लेकिन सर एक सवाल, तिरंगे का महत्व क्या है? क्या दुनिया में और हिस्सों में ऐसी चीज नहीं हो रही है? ब्रिटेन में 2004 से सिटीजन डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, यूएस में ऐसी चीजें की जाती है। सर लार्जली जो है सर एक सिंबल्स होते हैं, नेशनल सिंबल्स होते हैं, वो टूल्स होते हैं जिनके माध्यम से, जैसे एक समाज में अलग अलग तरीके के अगर डाइवर्सिटी है तो उसको यूनाइट करने का टूल होता है, वो उसको लेके लोगों के अंदर कॉन्शियसनेस जाती है। और तिरंगा सर छोटा हो या बड़ा तिरंगे सर जो है उसको देख के दूर से भी अगर हमें तिरंगा दिखता है तो उसको लेके मान जाए। और दूसरी चीज हमने सर ये बार बार ये कहते हैं कि यह एक हिंदूवादी व्यवस्था है, एक हिंदू नेशनलिज्म को स्टैब्लिश करने की कोशिश है। हमने भारत माता की फोटो तो वहां लगाई होती तो आप एक बार ये कह सकते थे कि हम अपने तरीके का, माँ भारती की तस्वीर लगाई होती है, अपने तरीके का। ठीक है, मैं आप दोनों को रोकूंगा, मैं आप दोनों का धन्यवाद करूंगा। श्यामलाल गुप्ता सर, श्यामलाल गुप्ता जी ने बॉर्डर पे जाके देखिए कैसे तरीके से कश्मीर से लेकर चलती रहेगी। छात्रों का खून गर्म होता है। आप देखिए, मैंने इनको वक्त के दायरे में बांधने की कोशिश की पर ये निकल पड़े, और उस स्वतंत्रता का हम स्वागत करते हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को किस शर्तों के साथ आने चाहिए, क्या हमें इस पर विचार करने की जरूरत नहीं है? मैं किसी भी तरह का कोई फैसला नहीं दूंगा, फैसला आपका है। आपने लेफ्ट की बात भी सुनी, आपने राइट की बात भी सुनी, और फैसला ये देश को करना है कि किस धारा को वो मानते हैं, किस धारा को नहीं मानते, या दोनों धाराओं को अस्वीकार करके एक तीसरी धारा को अपनाना चाहते हैं। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।